जय हिंद, जय भारत। बेटा लोग, जिस प्रकार से हम लोगों ने ये हिंदी का कार्यक्रम स्टार्ट किया हुआ है, उसी क्रम के माध्यम से पहले कुछ वीडियोज आप लोगों को मिली होंगी और उसमें जो भी डाउट्स आपका था वो आप अपने कमेंट में लिख के हमें उसको कन्वे कराएं ताकि हम अगली वीडियोज में उसको रेक्टिफाइड करें। जो क्रम हमने चालू किया है उसी क्रम के साथ में हम आज फिर एक दोबारा से नया अध्याय लेकर आपके लोगों के सामने प्रस्तुत हुए हैं। और वो नया अध्याय क्या है? आपका शब्द। तो शब्द जो है एक ये हिंदी का बहुत ही खास पार्ट है जिसके बारे में आपके कम से कम भी 7 से 8 प्रश्न आपके हिंदी में आने वाले हैं। और जो प्रश्न आपके हिंदी में आएंगे उसमें जो गलतियां आप लोग करोगे, मैं सबसे पहले उन गलतियों के बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि जो शब्द को देखने में या उनको समझने में जो आप लोग गलतियां करते हो वो गलतियां आप दोबारा से ना करें। कोई भी प्रश्न अगर हिंदी का आपके सामने आता है तो सबसे पहले आपको देखने वाली चीज है कि उसको पहले आप बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ें, उसको समझें कि वह तत्सम शब्द की बात कर रहा है या वह तद्भव शब्द की बात कर रहा है या वह देशज शब्द की बात कर रहा है या वह वितेजज शब्द की बात कर रहा है। पहले उसको समझें, क्वेश्चन को, उसको प्रश्न को देखें और देखने के बाद ही आप उसका जवाब अपनी पुस्तिका में नोट करें। तो आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो शब्द है। शब्द क्या है? हमने इससे पहले आपको पढ़ा था हिंदी भाषा में कि वर्ण, वर्ण के बाद शब्द बनता है। तो सबसे पहले भाषा की छोटी इकाई क्या थी? वर्ण था। वर्ण क्या है? एक छोटा अक्षर। जैसे हम बात करते हैं ए क्या है हमारा? ये हमारा वर्ण है। और अगर हम बात करते हैं शब्द की तो बेटा शब्द क्या है? जो हमारे वर्णों के योग से बनता है वह क्या कहलाता है? शब्द होता है। तो शब्द क्या बनेगा? अगर हमने यहां लिखा ने, मैं, न, नमन, तो जहां पे हमने वर्णों के योग से एक चीज को बनाया है वो हमारा क्या है? शब्द होगा। तो आज शब्द कितने प्रकार के हैं और उनकी पहचान आपको कैसे करनी है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। बिल्कुल पैनिक ना हो, जो भी वीडियोज के अंदर बोला जा रहा है उसको ध्यान से सुने और अपनी पुस्तिका में नोट करने की कोशिश करें। तो देखिए, बात करते हैं शब्द की। शब्द की परिभाषा एवं भेद। शब्द क्या है? ध्वनियों के मेल से बने निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। जैसे हमने आप लोगों से बात करी है कि वर्ण ही ध्वनि है और ध्वनि ही वर्ण है। तो जब वर्ण ध्वनि है तो ऑटोमेटिकली हम कहना चाहते हैं कि ध्वनियों के मेल से जो हमारे वर्णों के, यहाँ पे ध्वनियों का मतलब किससे है? यहाँ पे ध्वनियों का मतलब है वर्ण से। यहाँ पे ध्वनियों का मतलब है वर्ण से। वर्ण के मेल से बने, वर्णों के मेल से बने निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। अर्थात वर्णों के एक जोड़ को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अभी शब्दों के प्रकार कितने प्रकार के हैं? अगर आपसे प्रश्न इस प्रकार का करता है, आपसे अगर इस प्रकार का प्रश्न करता है कि शब्दों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, आपसे यह प्रश्न कर सकता है कि शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपका उत्तर होगा क्या? 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। नंबर 1 क्या है आपका? निरर्थक शब्द और पहला क्या है आपका? सार्थक शब्द। पहला आपका सार्थक शब्द है और दूसरा क्या है आपका? निरर्थक शब्द है। शब्दों के 2 प्रकार हैं। हमने कहा अगर आपसे पूछता है कि शब्द कितने प्रकार के हैं, फिर दोबारा बोल रहा हूं कि अगर आपसे यह प्रश्न करता है कि शब्द कितने प्रकार के हैं तो आपको क्या लिखना है? 2 प्रकार के हैं। पहला क्या है आपका? सार्थक शब्द है और दूसरा क्या है आपका? निरर्थक शब्द है। सार्थक शब्दों के अर्थ नहीं होते जब तक निरर्थक शब्दों के अर्थ होते हैं। सार्थक शब्द वे शब्द हैं जिनके अर्थ सामने हो और निरर्थक शब्द वे हैं जिनका कोई अर्थ ना हो, जो सार्थक शब्दों की साथ में मिलाकर बोले जाते हो। तो आगे देखिए, अभी हम बात करते हैं किसकी? शब्दों का वर्गीकरण। शब्द कितने प्रकार के हैं? हमने बताया शब्दों के बारे में कि शब्द 2 प्रकार के हैं। पहला सार्थक शब्द है, दूसरा जो निरर्थक शब्द है। अभी हम बात करते हैं बेटा शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण की अगर हम बात करते हैं तो शब्दों के वर्गीकरण में सबसे पहले आपका क्या है? व्युत्पत्ति या सूत्र के आधार पर, व्युत्पत्ति या सूत्र के आधार पर, इतिहास के आधार पर शब्द। व्युत्पत्ति, सूत्र या इतिहास के आधार पर शब्द। दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर शब्द। तीसरा हम कहना चाह रहे हैं प्रयोग के आधार पर शब्द। चौथा है हमारा व्याकरणीय प्रकार्य के अनुसार शब्द और 5वां है अर्थ के अनुसार शब्द, अर्थ के आधार पर अनुसार। अगर आपसे पूछता है शब्द कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। अगर आपसे पूछता है शब्दों का वर्गीकरण कितने भागों में विभाजित किया गया है, प्रश्न अगर करता है शब्दों का वर्गीकरण कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो ये आपका कितने भागों में किया है? 5 भागों में ये वर्गीकरण किया गया है। जिसमें सबसे पहला क्या है?
उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, व्याकरणीय प्रकार्य के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब अगर हम बात करते हैं व्युत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के, पहली बात करते हैं किसकी? उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द। इस आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। आपसे एक प्रश्न करेगा कि उत्पत्ति, स्रोत के आधार पर या उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्दों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो आपका आंसर होगा 5 भागों में विभाजित किया गया है। और अगर आपसे पूछता है वर्गों में बांटा गया है, तो तब भी कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। शब्दों का वर्गीकरण कितने भागों में है? 5 भागों में। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, शब्दों का वर्गीकरण कितने भागों में है? 5 भागों में। और अगर पूछता है व्युत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। ये क्या है? सबसे पहला भाग क्या है हमारा? तत्सम शब्द। तत्सम शब्द। दूसरा क्या है? तद्भव शब्द। तीसरा क्या है? देशज शब्द। चौथा क्या है? विदेशी या आगत शब्द। और 5वां क्या है बेटा? संकर या द्विज शब्द। याद रहेगा, हमने शब्दों को 2 भागों में, सार्थक, निरर्थक, वर्गीकरण 5 भागों में किया। वर्गीकरण क्या? पहला भाग क्या था? व्युत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर। और इसमें हमने भागों, जो शब्दों को बांटा है, वो कितने भागों में बांटे हैं? 5 भागों में। और सबसे पहला भाग क्या है इसका? तत्सम। हमने आप लोगों को कई बार बताया बेटा लोग कि आपके जो भी संस्कृत भाषा से शब्द उठकर अपनी पाली, प्राकृत, अभ्रंश के रास्ते से होते हुए जो शब्द सीधे हिंदी में आ चुके हैं, वो आपके क्या हैं? आपके तत्सम शब्द होंगे। तद्भव शब्द, जो शब्द सीधे सीधे संस्कृत से ना बनके जो हमारी आम भाषाओं से, अपभ्रंश भाषाओं से बने, हमारी जो है अलौकिक संस्कृत को छोड़ के जो हमारी पाली, प्राकृत या हमारी जो ग्रामीण भाषा से शब्द निकले, वो हमारे क्या होंगे? तद्भव शब्द होंगे। देशज शब्द, जो हम आम भाषाओं के अंदर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जो हम आम बोल भाषा के अंदर अपने तरफ से बनाए हुए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे क्या हैं? देशज शब्द हैं। नीचे देशज शब्द। विदेशी, अब दूसरा विदेशी या आगत शब्द। विदेशी शब्द वे हैं जो बाहर से आए हुए हैं, जो हमने दूसरे देशों से लिए हैं, दूसरी भाषाओं से लिए हैं, वो हमारे क्या होंगे? विदेशी या आगत शब्द। संकर या द्विज शब्द, जो दोनों को मिलाकर बनाए गए शब्द हैं, वो क्या होंगे? हमारे संकर या द्विज शब्द। अब हम बात करते हैं किसकी? तत्सम शब्द की। सबसे पहले क्या? तत्सम शब्द। तत्सम, तत् जमा सम, तत् जमा सम से बना है, जिसका अर्थ है तत् माने उसके और सम माने अर्थात पास या समान, अर्थात जो उसके समान हो। तत् माने उसके, सम माने समान, अर्थात जो उसके समान हो, जो संस्कृत की भाषा का शब्द है, अर्थात जो संस्कृत की भाषा के समान शब्द है, वो आपका क्या कहलाएगा? तत्सम शब्द कहलाएगा। यानी कि संस्कृत के समान। अतः ऐसे शब्द जो संस्कृत से बिना किसी रूप बदले हिंदी में आए हैं, वे शब्द क्या कहलाएंगे? आपके तत्सम शब्द होंगे। जैसे हमने कल आपसे इससे पहली जो वीडियोज थी उसमें आप लोगों को बताया था कि तत्सम शब्द वे शब्द हैं, जैसे हमने आपसे कहा था कि अगर हमारा रै है, हमारा रै की हम बात करते हैं, तो रै में हमारा कौन सा रै है? एक हमारा रै ये है, एक हमारा रै ये क्रम वाला रै है, और एक हमारा टै वाला रै है, हमारा ऋषि वाला शब्द है, हमारा ये व रै है। ये जितने भी शब्द, जितने भी वर्ण जिस भी शब्दों के अंदर आ जाएंगे, हम दोबारा बता रहे हैं, ऋषि हो गया, यह हो गया, वह हो गया, रे हो गया, आपका तीनों प्रकार के रे हो गए, आपका ऊपर वाला रे, क्रम वाला रे, ट्रक वाला रे, जिन भी शब्दों के अंदर ये सारे शब्द या वर्ण मिलेंगे, वो सारे क्या होंगे? तत्सम शब्द होंगे। बात करते हैं तद्भव शब्दों की। तद्भव क्या है? तद्भव, तद्भव तद प्लस भव, अर्थात उससे, जिसका मतलब तद माने उससे, भव माने उत्पन्न, अर्थात उससे बना, अर्थात जो शब्द हमारी आम बोलचाल से निकलकर बने हैं या हमारी पाली प्राकृत से मिलकर बने हैं, अर्थात जिनको हमने बनाया है अपनी आसानी के लिए, अपनी हिंदी भाषा के अलंकारों की साथ में मिलाकर बनाया है, या हमने उसको जो है भाषा के रूप को नया रूप देने के लिए बनाए अपनी तरफ से, वे सारे क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे मैंने बात करी थी कि कहाँ से निकले हैं? पाली से निकले हैं, प्राकृत से निकले हैं, अपभ्रंश से निकले हैं, और पुरानी हिंदी से विकसित होकर नई हिंदी में आने वाले सारे शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे तत्सम क्या है? आम्र। आम्र में तत्सम क्यों है? आम्र बेटा, आम्र में तत्सम इसलिए तत्सम है क्योंकि इसमें रै लगा हुआ है छोटा।
और अगर ये रे यहाँ पे लगाओगे तब भी तत्सम होगा, अगर इसमें डे इस प्रकार का होगा और उसमें यहाँ रे लोगे तब भी तत्सम होगा। तो जो शब्द संस्कृत से बने हैं और सीधे हिंदी में आए हैं वो तत्सम होंगे। जो शब्द बेटा आपके कहाँ से, पाली से, प्राकृत से, अभ्रंश से और पुरानी हिंदी से मिलकर आकर बने हैं वो क्या होंगे, तद्भव होंगे। तो जब आप तत्सम और तद्भव को पहचानते हो तो याद रहे कि जिनमें आपको संस्कृत की झलक लगती है या जो ट्रिक्स हमने इससे पहले वीडियोज में तत्सम तद्भव में दी है, अगर वो आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको तत्सम और तद्भव में एक अंतर मालूम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अभी किसकी, देशज शब्दों की बात। बोलचाल के रूप में ही देशज, देश से बना है देशज। देशज जो है खुद, ये देशज जो है ये भी देसी शब्द है। देशज बोलचाल के रूप में अपने ही देश में उत्पन्न शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। कैसे, जो शब्द हमने अपनी भाषा में बना लिए हैं, लाठी, गाड़ी, खुंटा, गोड्डा, इस प्रकार की जो भाषा में हम इस्तेमाल करते हैं, जो शब्द हमारे बिल्कुल आम भाषा के इस्तेमाल होते हैं, वे हमारे क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। अब बात करते हैं किसकी, ये पेपर इधर है क्या, इधर होगा ये, यहां पे देखिए। अर्थात हम कह सकते हैं देशज शब्दों के बारे में कि जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में, अर्थात जिनकी उत्पत्ति ना तो संस्कृत से हुई, ना हिंदी से हुई, ना पाली से हुई, ना कहीं से हुई, अपनी मर्जी से बना लिया है। कैसे बना लिया है, अभी हम अगर बात करते हैं किसकी, हम राजस्थान की तरफ जाते हैं तो वहां पे जो भाषा इस्तेमाल होती है, मारो लोंडो को खा लियो, थारो, मारो, ये क्या भाषा है, उन्होंने खुद इस्तेमाल की, क्या है, देशज शब्द है। आप अलीगढ़ साइड में इधर का हो रो, ना हो रो, मारे लोंडन को मार दियो, खा लियो, ये भाषा क्या है, ये आपकी क्या है, बनाई हुई भाषा है। हम अगर बात करते हैं पटना में आ जाते हैं, यहाँ पे कहा हम भोजपुरी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो जो शब्दों को हमने अपनी भाषा को पूर्ण रूप देने के लिए तैयार कर दिए हैं और उसको हम ग्राम की भाषा के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारे क्या होंगे, आपके देशज शब्द होंगे। अब बात करते हैं विदेशी या आगत शब्द की। जो शब्द किसी विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं उन्हें विदेशी या आगत शब्द कहा जाता है। ये शब्द अरबी, फारसी, अंग्रेजी, तुर्की, पुर्तगाली, फ्रांसीसी भाषाओं से आए हैं। अर्थात जैसे अगर हम बात करते हैं किसकी, हमने लिफाफा हो गया, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हमने उर्दू से लिए हैं, बेवक्त, नवाज, इस टाइप के जो शब्द हैं जो हमने उर्दू से लिए हैं, फारसी से लिए हैं या अन्य भाषाओं से लिए, वे सारे हमारे क्या हैं, आपके विदेशी शब्द हैं। आपकी बात करते हैं संकर या द्विज शब्द की बात। ये जो संकर और द्विज शब्द है, इसको आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट में डाल देना, ये बिल्कुल खास है। इसमें से आपको प्रश्न मिलना ही है और पूछा जाएगा आपसे कि बताइए ये शब्द कौन सा है। संकर और द्विज शब्द के बारे में अगर हम बात करते हैं बेटा, तो संकर और द्विज शब्द वे शब्द हैं जिनको दो भाषाओं से मिलाकर बनाया गया है या दो भाषाओं के मेल से बनाकर मिला गया है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्या है, संस्कृत और हिंदी से, संस्कृत और हिंदी को मिलाकर एक शब्द बना गया है उपबोली। उप किसका शब्द है, संस्कृत का है, बोली किसका है, हिंदी का, तो क्या बन गई, उपबोली। क्या शब्द है, उपबोली। आगे बात करते हैं भोजन गाड़ी। भोजन किसका शब्द है, संस्कृत का है, गाड़ी किसका है, हिंदी का, तो एक शब्द किसका बना दोनों का, भोजन गाड़ी। रात्रि, रात्रि किसका है, संस्कृत का है, उड़ान किसका है, हिंदी का है, दोनों को मिलाकर बना दे रात्रि उड़ान। तो जो शब्द इस प्रकार से मेल से बनेंगे वो सारे क्या होंगे, आपके वे शब्द क्या होंगे, संकर या द्विज शब्द होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं संस्कृत और फारसी से कुछ शब्द बने हुए हमारे संस्कृत में और फारसी से। जैसे छाया, छाया किसका शब्द है, संस्कृत का शब्द है, और दार किसका शब्द है, दार किसका शब्द है, ये फारसी का शब्द है। मसालेदार, मजेदार, ईमानदार, जिस भी शब्द के पीछे दार शब्द लग रहा है तो आप आंख बंद करके देखिए वो फारसी का शब्द है और वो क्या होगा, देशज या विदेशज शब्द ही होगा, देशज या संकर शब्द ही होगा। सॉरी, ये नीचे करो, ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा थोड़ा, देखिए संकर या द्विज शब्द ही होगा। अब बात करते हैं हम किसकी, छायादार, विज्ञापनबाजी, लोकशाही। अब बात करते हैं फारसी और हिंदी की। फारसी और हिंदी में क्या है, जेब कट, जेब किसका है, आपका फारसी का है, कट किसका है, हिंदी का है। और ये बेडोल,
कमरपट्टी, खरीदना, ये जिस प्रकार के भी शब्द आपको दो भाषाओं से मिले, ऊपर चलते हैं हम, देखिए तुर्की और हिंदी का देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। तोप, तलवार, तोप किसका है? तुर्की का है। तलवार किसका है? हिंदी का है। तो दोनों शब्दों से मिलके क्या बन गया है ये? अब आपका ये आपका सीधे सीधे जो है संकर या द्विज शब्द बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, अरबी और फारसी का बना देते हैं। अरबी और फारसी का, चमकदार हिंदी और फारसी में है, चमकदार, चमक किसका है? हिंदी का है, और दार किसका है? फारसी का है। ये शब्द भी आपके क्या होंगे? ये भी आपके देशज ये शब्द भी आपके क्या होंगे? संकर या द्विज शब्द होंगे। ये शब्द भी आपके क्या होंगे? संकर या द्विज शब्द होंगे। संकर या द्विज, द्विज का मतलब है दो भाषाओं से बना हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, अंग्रेजी और हिंदी। जैसे अंग्रेजी और हिंदी से द्विज शब्द कैसे बनेंगे? आपका क्या है? टिकट, टिकट कैसे आपका? अंग्रेजी का है, और घर किसका है? आपका हिंदी का है। तो आपका शब्द क्या बनेगा? टिकट, घर। आपका रेलगाड़ी, रेल किसका शब्द है? आपका अंग्रेजी का है, और गाड़ी किसका शब्द है? हिंदी का शब्द है। तो ये शब्द भी आपके क्या होंगे? ये भी आपके द्विज या संकर शब्द होंगे। आगे देखिए, अलार्म, घड़ी, रेलवे भाड़ा, डाक घर, पेंट वाला। आगे देखिए, हिंदी और अंग्रेजी वाले शब्द, हिंदी और अंग्रेजी वाले बात आपकी हिंदी और अंग्रेजी में क्या है? जांच, कमीशन, लाठी चार्ज, कपड़ा मिल, चपाती मेकर। अर्थात हम कह सकते हैं कि जहां पे कोई भी दूसरी भाषा का शब्द हिंदी के साथ में, या हिंदी का शब्द जो है किसी दूसरी भाषा के साथ में मेल करके एक नए शब्द की उत्पत्ति करेगा, वह आपका संकर शब्द या द्विज शब्द ही होगा। नेक्स्ट देखिए, अभी दूसरा हम क्या करते हैं, क्या है हमारा? रचना या बनावट के आधार पर। यह हमने किसके आधार पर किया? उत्पत्ति के आधार पर किया था। अब हम किसके आधार पर कर रहे हैं? रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों अथवा वर्णों के मेल से नए शब्द का निर्माण होता है, जिसे रचना या बनावट कहा जाता है। शब्द के खंड को शब्दांश कहा जाता है। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भाग होते हैं। कितने? 3 भाग होते हैं। दूसरा पार्ट क्या था हमारा वर्गों में? रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। सबसे पहला शब्द क्या है आपका? रूढ़ शब्द। दूसरा क्या है? यौगिक रूढ़। और तीसरा क्या है? योग रूढ़। ये जो हम अभी आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाले हैं बेटा लोग, रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़, ये बहुत बहुत और बहुत खास है। इसको खासकर आप 2-3 बार देखें और अपनी पुस्तिका में नोट डाउन करें और लिखें। जो भी इसमें डाउट है वो हम दोबारा से फिर क्लैरिफाई करेंगे, मगर फिर भी इसको आप ध्यान से सुने और उसको देखें कि एग्जाम में किस प्रकार से आने वाला है। रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द के बारे में बात करते हैं। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जिनके खंड करने पर सार्थक न हो, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे, फिर दोबारा बताइए, ऐसे शब्दों को जिनको टुकड़े करने के बाद उनका कोई अर्थ ना बाकी रह जाए, वे शब्द क्या कहलाएंगे? रूढ़ शब्द हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है इसलिए दोबारा बता रहा हूं। जिस शब्द के टुकड़े करने के बाद उसके टुकड़ों का कोई अर्थ ना बाकी रह जाए, वे शब्द क्या होंगे? रूढ़ शब्द होंगे। जैसे दोबारा देखें, यहां पे कान, कान के अगर 2 टुकड़े करेंगे हम लोग, तो कै को अगर 2 टुकड़े करेंगे कान है, तो मतलब नहीं बचेगा का प्लस न। नाक, पीला, पर आदि, अर्थात जहां पे नाक, कान, पीला, अर्थात हम सीधी भाषा में शरीर के किसी भी अंग का अगर हम नाम लेते हैं और उसके टुकड़े करते हैं तो उसका कोई अर्थ बाकी नहीं रहेगा। तो जो भी शब्द इस प्रकार के शब्द हैं बेटा लोग, कि जिनके टुकड़े करने के बाद आप लोगों का उसका कोई मतलब बाकी ना रह जाए, वो सिर्फ क्या कहलाएगा? आपका रूढ़ शब्द होगा। दोबारा रिपीट करें, हम दोबारा बता रहे हैं, खास है कि जिन शब्दों का आप टुकड़े कर दें और टुकड़े करने के बाद पहला और आखिरी टुकड़े को अलग अलग करके देखें, उनका कोई मतलब ना रहे। पानी हो गया, दान हो गया, शान हो गया, मन हो गया, दाल होगी, इस तरह के जो भी शब्द हैं वो सारे के सारे अगर आप टुकड़े करोगे तो उनका माता पिता हो गया, उनका कोई मतलब नहीं बचेगा। वो सारे क्या होंगे? रूढ़ शब्द होंगे। आगे देखिए, यौगिक रूढ़। यौगिक रूढ़, यौगिक का अर्थ होता है मेल से बना हुआ। यौगिक रूढ़ का मतलब है मेल से बना हुआ। अतः ऐसे शब्द जो 2 शब्दों या शब्दांशों के योग से बनते हैं तथा जिनका खंड करने पर सार्थक रहते हैं, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। अभी हमने क्या कहा था? रूढ़ शब्द वे हैं जिनका टुकड़े करने से
उनका कोई अर्थ बाकी ना रहे। यौगिक क्या हैं? यौगिक शब्द वे शब्द हैं जिनका टुकड़ा करने के बाद में उनका अलग अलग मतलब निकल जाए। जैसे क्या है? पीलापन, पीले को अलग कर सकते हैं, पन को अलग कर सकते हैं। पीले का मतलब है रंग, पन का मतलब है दिखना। दूसरी बात है छल छंद, छल धोखा देना, छंद माने गलती से। अब ये आग बबूला, आग की तरह फट जाना। तो जहां पे इनको अलग अलग, अगर हम इनको एक साथ बोलते हैं भाषा में, मगर अगर हम इनको एक साथ ना करके अलग अलग करते हैं तो इनका तब भी मतलब क्या रहेगा? अलग रहेगा। तो ध्यान दें, रूढ़ में क्या होगा? अलग अलग करने पे, टुकड़े करने पे मतलब नहीं रहेगा, और यौगिक में क्या रहेगा? टुकड़े करने के बाद भी शब्द का अर्थ बाकी रहे, वो क्या कहलाएगा? आपका यौगिक शब्द होगा। याद रहेगा बच्चे? नेक्स्ट देखिए, यौगिक शब्दों का निर्माण दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों के योग से होता है। कुछ यौगिक शब्द ऐसे हैं: सेनापति, सेनापति। सेना को और पति को अगर अलग अलग कर देंगे तो सेना का मतलब है सेना और पति का मतलब है चलाने वाला। अनुशासन, अनु माने साथ में, शासन मीन्स व्यवस्था। आपका चतुराई यानी कि साचय माने साथ में, अतुराई माने दिखाना। आपका लघु कथा, छोटी कहानी। प्रधानाचार्य, सुरेंद्र, यथाशक्ति, कृष्ण भक्त, गोपाल शरण, बालकृष्ण, गोलोक, कक्षा अध्यापिका, भवसागर, रद्दी वाला, ब्रजवासी, घुड़सवार, दूध वाला, शिक्षालय, देवालय, हिमालय। ये जितने भी शब्द हैं जो दो रूढ़ शब्दों को मिलाकर एक साथ बने हुए हैं, और जब उनको आप अलग अलग करेंगे तो उनका मतलब बाकी हो, वो क्या कहलाएंगे? आपके यौगिक शब्द कहलाएंगे। याद नहीं, भूलना नहीं है इसको, बहुत खास है, इसमें से आपको प्रश्न मिलने ही वाला है। तो ध्यान करके इस वीडियो को ध्यान से देखो और अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। योग रूढ़, तीसरे नंबर पे क्या है हमारा? योग रूढ़। योग रूढ़ ऐसे यौगिक शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर परंपरा से किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ कहलाते हैं। बोलना चाहते हैं कि अभी रूढ़ देखा, यौगिक देखा, योग रूढ़, अर्थात कहना चाहता है कि वे ऐसे शब्द, कुछ ऐसे शब्द जो दोनों को मिलाने के बाद में अपने अर्थ को ही बदल दें। यानी कि दोनों को मिला के पीलापन था, एक ही चीज बात निकली थी, मगर जो दोनों शब्दों को मिलाने के बावजूद जो है उसका अर्थ ही चेंज हो जाए, उस शब्द का मतलब ही चेंज हो जाए, तो वो क्या कहलाता है? आपका योग रूढ़ शब्द कहलाएगा। योग रूढ़ शब्द में एक चीज देखने वाली और भी है बेटा, कि योग रूढ़ में मेन चीज क्या है कि जैसे पंकज, क्या है? पंकज। चक्र, पानी, चक्र को अलग करिए, पानी को अलग करिए। चक्र का मतलब है भगवान कृष्ण, पानी माने धारण करने वाला, तो चक्र पानी का मतलब क्या हो जाएगा? अर्थात भगवान कृष्ण। जलज, जय प्लस अज यानी कि जल में रहने वाला। दूसरी क्या है? लंबोदर, लंबा है जिसका उदर। वीणा, पानी। चतुर्भुज, नीलकंठ, दशानन, पवन पुत्र, पीतांबर, महावीर, एक दंत। अंतर क्या है? अभी अंतर क्या है वो चीज समझाने वाली है बेटा। जो आपका था देवा प्लस लय, देवा प्लस लय, यहां पे क्या था? अगर दोनों को मिला रहे हैं तो सिर्फ क्या बोले? देवालय। देवा का मतलब और अलग है, लय का मतलब कक्षा है, तो यहां पे एक ही मतलब निकलता है। मगर अगर यहां पे करते हैं महा प्लस वीर, महा माने बहुत, वीर माने ताकतवर, जिसके अंदर बहुत ताकत हो, तो यहां पे महावीर का मतलब क्या निकल जाएगा? हनुमान। एक दंत, एक दंत का मतलब क्या हो जाएगा? अर्थात गणेश। पीतांबर, जिसका पीला हो अंबर, अर्थात पीतांबर। तो जहां पे शब्दों के मेल होने के बाद में उस शब्द का अर्थ बदल जाए, उस शब्द को बिल्कुल अलग मतलब निकल जाए, वह आपका क्या कहलाएगा? आपका योग रूढ़ शब्द होगा। थोड़ा नीचे करो बेटा, नहीं ऊपर ऊपर थोड़ा सा, हाँ अच्छा आ गया। अभी बात करते हैं तीसरे नंबर प्रयोग के आधार पर। हम दो बार कर चुके हैं, तीसरी बात पे क्या? प्रयोग के आधार पर। अभी हमने शब्दों को किस पे किया है? इससे पहले हमने रचना के आधार पर किया है,
उससे पहले हमने किया था इतिहास के आधार पर किया था, अब हम किसके आधार पर करें? प्रयोग के आधार पर। देखिए, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। आपसे यह भी प्रश्न किया जा सकता है बेटा कि आपको प्रयोग के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो आपको क्या लिखना है? यहां पे कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। यह प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है। तो यहां पे ये जो पार्ट था यौगिक रूढ़ वाला जो हमने बात करी है, अर्थात रचना और बनावट के आधार पर, यह भी बहुत खास था। यह भी क्या था? खास था। और ये जो पार्ट अभी हम कर रहे हैं ये भी बहुत खास है। इन दोनों चीज़ों को आपको देखना ही देखना है, और शब्द में से आपके कम से कम भी 5 क्वेश्चंस वो आपको देगा ही देगा। 5 क्वेश्चंस बिल्कुल फ्री के हैं, उनको छोड़ना नहीं है। 5 दूनी 10 नंबर बैठते हैं। ये चीज़ें आपको छोड़ने वाली नहीं है। देखिए, अभी प्रयोग के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटेगा? 3 भागों में। पहला क्या है? सामान्य शब्द, दूसरा क्या है? पारिभाषिक या तकनीकी शब्द, और तीसरा क्या है? अर्ध तकनीकी शब्द। सामान्य शब्द क्या है? सामान्य ऐसे शब्द जिनका संबंध आम जनजीवन के साथ होता है। मनुष्य ऐसे शब्दों का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करता हो, वे क्या कहलाएंगे? आपके सामान्य शब्द। जो हम आम बोलचाल के अंदर भाषा का इस्तेमाल करते हैं, हमें खाना ला लीजिए, पानी दे दीजिए, चावल लाइए, दाल ले आइए, सब्जी ले आइए, ये जो छोटे छोटे शब्द हम आम भाषा में प्रयोग करते हैं, सामान्य भाषा में प्रयोग करते हैं, वो हमारे क्या होंगे? सामान्य शब्द होंगे। जैसे सुबह उठो, दाल खाओ, भात खाओ, पानी पियो, घूमो फिरो, ये शब्द क्या हैं हमारे? ये सारे के सारे शब्द हमारे किस प्रकार के होंगे? ये हमारे सारे। आगे देखिए, अब क्या है? परिभाषिक शब्द। पहले क्या था? सामान्य शब्द। परिभाषिक या तकनीकी शब्द, ये बिल्कुल बिल्कुल खास है, और इसको बिल्कुल भी छोड़े ना। जो चीज़ बेटा यहाँ पे मैं बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में इनमें से प्रश्न आने वाले हैं। मैंने एनालिसिस करने के बाद ही ये जो कक्षाएं ऑर्गेनाइज की हैं, ये इसलिए की हैं ताकि आप लोगों को इस टाइम पे वो चीज़ मिले जिसकी आपको ज़रूरत है। आप लोग किताबें प्रीफर कर रहे होंगे, उस किताबों में जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही उसको क्लैरिफाई करने के लिए ये वीडियोज मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि परिभाषिक शब्द में से 1 नहीं 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पक्का आपको देगा ही देगा। परिभाषिक शब्द और तकनीकी शब्द, विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को परिभाषिक शब्द या तकनीकी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम। परिभाषिक, हम परिभाषा देते हैं। संज्ञा क्या है? परिभाषा है। संज्ञा के पीछे बहुत कुछ छिपा हुआ है, स्थान का नाम, वस्तु का नाम, सब चीज का बात। उसके बावजूद सर्वनाम क्या है? जो संज्ञा के नाम पे बोला जाए। चौथा, जिन चीजों की हम परिभाषा दे सकें वो हमारे शब्द क्या होंगे? हमारे परिभाषिक शब्द कहलाएंगे। जैसे सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, जिसकी हम विशेषता बताएं, विशेषण हो गया। अर्थात जहां पे हम परिभाषाओं का इस्तेमाल करते हो और परिभाषाओं के बदले एक शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा हो, वो हमारे क्या होंगे? परिभाषा। जैसे हमने क्या कर दी? अलंकार। अलंकार क्या है? एक छोटा सा शब्द है, मगर अलंकार के पीछे क्या छुपा हुआ? बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। शब्द में इतने प्रकार का अलंकार है। रस क्या है? रस एक छोटा सा है। हमने रस का नाम क्या है? रस एक कौन सा शब्द है? परिभाषिक शब्द है, मगर रस के पीछे बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। ये चीजें आपके शब्द किस में आएंगे? आपके परिभाषिक शब्दों में आएंगे। ये सारे किस प्रकार के? रस हो गया, अलंकार हो गया, विशेषण हो गया, छंद हो गया, आपका संज्ञा हो गया। ये शब्द अर्थात जिसके एक शब्द के पीछे बहुत कुछ पीछे छुपा। जैसे क्या हो गया? स्कूल क्या है? स्कूल के पीछे, स्कूल का मतलब क्या? उसके पीछे बहुत सारा लोग पढ़ने वाले हों। संस्थान के पीछे क्या है? बहुत सारे, यानी कि जिसमें पढ़ाई हो रही है। गुरुकुल क्या है? परिभाषिक शब्द है, उसके पीछे वहां पे बहुत सारे लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये जो शब्द हैं ये परिभाषिक शब्द होंगे। अब क्या है इसमें? तकनीकी शब्द। सर्वनाम, तकनीकी शब्द। अब बात करते हैं किसकी? ये परिभाषिक या तकनीकी एक ही शब्द होगा। आपको यहां कंफ्यूजन रखे, परिभाषिक या तकनीकी एक ही शब्द होगा। अब हम बात करते हैं अर्ध तकनीकी शब्द की। अर्ध तकनीकी शब्द क्या है? ऐसे शब्द जिनका प्रयोग सामान्य व्यक्ति भी करता है अर्थात विशेषज्ञ भी करता है, उन्हें अर्ध तकनीकी शब्द कहा जाता है। जैसे हम डॉक्टर के जाते हैं, डॉक्टर क्या बोलते हैं? आपको तो क्या है? फीवर है। फीवर बोला उसने, और फीवर का मतलब है कि बॉडी में पेन है, घुटनों में दर्द है, सर में दर्द है, नाक से पानी बह रहा है। उसने बोला कि आप एक काम करिए, अल्ट्रासाउंड कराइए। अल्ट्रासाउंड क्या है? एक क्या है? हमारा अर्ध तकनीकी शब्द है। उसने बोला कि ठीक है,
आपको तो जो एंडोस्कोपी करवाना पड़ेगा। अर्थात जो इस प्रकार के शब्द हिंदी में बोले जा रहे हैं, उसने बोला कि आपको तो जो है काली खांसी है, उसने बोला आपको अस्थमा है, उसने कोई भी या किसी वैज्ञानिक ने आपसे बोल के कि अभी जो है क्या होगा, प्रेक्षेप पात्र का इस्तेमाल होगा, कल जो है हम क्या करेंगे, एक उसका निरीक्षण करेंगे, निरीक्षण हो गया, परीक्षण हो गया आपका, हम जो भी हम वैज्ञानिक तौर पे किसी शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं जो हम डॉक्टरी भाषा में किन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम टीचर भाषा में इस्तेमाल कर सकते हैं कि कल हम जो है उनका गुणनफल निकालिए, उनका जो है पारितोषिक दीजिए। जहाँ पे इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा हो वे सारे शब्द क्या होंगे, अर्ध तकनीकी शब्द कहलाए जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़िए। व्याकरणीय प्रकार्य के आधार पर, व्याकरणीय प्रकार्य के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। अगर आपसे ये इंपॉर्टेंट पूछ सकता है कि व्याकरण प्रकार्य के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, तो कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। पहला क्या है, विकारी शब्द, और दूसरा क्या है, अविकारी शब्द। विकारी शब्द, देखिए विकारी शब्द क्या है, जिन शब्दों में लिंग वचन, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक काल पक्ष के कारण परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विकारी शब्द होते हैं। उदाहरण, लड़का, लड़के, हमने क्या था, हमारा शब्द क्या था, लड़का, और हमने इसको क्या कर दिया, लड़के कर दिया। लड़के किसके कारण हुआ, लिंग के कारण हुआ, हमने इसमें लिंग का इस्तेमाल करो तो क्या हुआ, ये लड़के बन गया। लड़की, लड़कियां, हमने यहां लगा दिया तो क्या बन गया, लड़कियां बन गया। तो इस प्रकार के शब्द, मैं, मेरा, इस प्रकार के शब्द जहां पे इस्तेमाल हो, अर्थात संज्ञा को सर्वनाम में बदल दे, रमेश वह, श्याम वो, जहां पे इस प्रकार से हम शब्दों का परिवर्तन कर दें, किसके हिसाब से, लिंग वचन और कारक के अनुसार या पक्ष के अनुसार चेंज कर दें, वो आपके क्या कहलाएंगे, विकारी शब्द और अविकारी शब्द कहलाएंगे। अभी बात करते हैं विकारी शब्द की। विकारी शब्द मैं दोबारा फिर एक बार बताना चाहता हूं कि जिन भी शब्दों में लिंग वचन और काल के अनुसार परिवर्तन हो जाए वे शब्द क्या कहलाएंगे, आपके विकारी शब्द होंगे। दूसरा, अविकारी शब्द। अविकार शब्द, जिन शब्दों के मूल रूप में परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयवादी बोधक आदि। उपात, निपात, जैसे यहां अथवा अरे। यहां आइए, हमने एक शब्द बोला विकारी में, यहां आइए। अब किसी के लिए बोलिए, वो लड़के के लिए बोले, लड़की के लिए बोले, जानवर के लिए बोले, किसी के लिए बोले, वो क्या होगा, यहां का यहां ही रहेगा। अथवा, मैं ये कहना चाहता हूं अथवा, या मैं कहना चाहती हूं अथवा, तो अथवा में कोई अंतर नहीं होगा, वो किसी भी जगह पे इस्तेमाल हो उसका अर्थ जो है वो बिल्कुल बराबर रहेगा। तो इस टाइप के शब्द क्या होंगे, आपके अविकारी शब्द होंगे। अविकारी शब्द को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अविकारी शब्द बिना किसी वाक्य या बिना किसी सहायक शब्द की क्रिया के नहीं बोले जाते हैं। जैसे अरे, अगर हम अरे 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 करते रहे तो कोई फायदा नहीं होगा। हम बोले अरे आप आ गए, तो क्या हुआ, इसके अरे का मतलब निकल गया। अर्थात अविकारी शब्द को हम किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ अविकारी शब्द ना बदला जा सकता, ना उसका रूप बदला जा सकता, वो जैसा का था ऐसा का ऐसा ही रहेगा। जितने भी विस्मय बोधक शब्द हैं, अरे आप आ गए, वाओ बहुत अच्छा है, उफ बहुत गर्मी है, वो ये कैसे हो गया, अरे मैं मर गया, ये सब शब्द जो हैं आपके क्या हैं, अविकारी शब्द हैं। और अविकारी शब्द और विकारी शब्दों में से दो प्रश्न आपके आंख बंद करके आने ही आने हैं। गलतियां नहीं करना है बेटा, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, हिंदी को ठीक से समझना है और अपनी नोटबुक में देखना है कि कहां पे आप गलती कर रहे थे समझने में। जो वीडियोज को देख के आपकी अपनी गलतियों को सुधारना है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर जो है शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। पहला है पर्यायवाची शब्द, दूसरा है विपरीतार्थक शब्द, तीसरा है एकार्थी शब्द, चौथा है अनेकार्थी शब्द और पांचवा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ये जो शब्द हैं जो हमने आपसे बोला है,
ये जो पाठ है पूरा जिसकी हम बात कर रहे थे उसको हम इसलिए दोबारा से रिपीट कर रहे हैं कि पर्यायवाची शब्द में से आपका आना ही आना है, 5 क्वेश्चंस आने ही हैं। आप बिल्कुल सोच के रखें कि 5 पर्यायवाची पूछेगा ही, 5 दूनी 10% का पर्यायवाची होगा ही होगा। तो पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? इन पर्यायवाची शब्द को वो क्या कहता है, समानार्थी शब्द भी पूछ सकता है, गलती ना करें। यानी कि समानार्थी का मतलब है एक ही जैसे अर्थ वाले, समानार्थी शब्द भी कह सकता है। विपरीतार्थक, विलोम शब्द, क्या बोलेगा इसको, क्या बोलेंगे, विलोम शब्द बोलेंगे। तो ये शब्द भी आपको वो हमेशा 5 से 6 क्वेश्चन पूछेगा। अर्थात कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो शब्दों का जो लेसन है, जो पाठ है, उसमें से आपके कम से कम भी 15 से 20 नंबर का वो पूछ लेगा। कैसे पूछेगा? 10 नंबर में आपको 5 प्रश्न पूछ लेगा आपके देशज शब्द से, विदेशज शब्द से, आपके जो है रूढ़ शब्द से, यौगिक रूढ़ से पूछ लेगा। फिर आपका पर्यायवाची से पूछेगा, विपरीतार्थक से पूछेगा। अभी अर्थ के आधार पर कितने? 5। दूसरा पहला क्या है? पर्यायवाची। दूसरा क्या है? विपरीतार्थक शब्द। तीसरा क्या है? एकार्थी, जिनका एक अर्थ हो, एकार्थी शब्द। चौथा क्या है? अनेकार्थी, अर्थात शब्द एक है मगर उसके अर्थ अनेक प्रकार से हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक, अर्थात आपके शब्दों के अलग अलग मतलब हों। ये आपके क्या होंगे? आपका शब्द का वर्गीकरण था। इसके नीचे हमने दिया हुआ है, थोड़ा ऊपर उठाइए, इसके ऊपर हमने नीचे तकरीबन आपको 50 क्वेश्चंस का एक सेट दिया हुआ है और उसकी की बाद में दी हुई है। इससे आप ये एनालिसिस कर सकते हैं, अपने आप को जजमेंट कर सकते हैं कि क्या जो ये चैप्टर्स हमने पढ़ा है इसमें आपने क्या गलतियां की हैं। दूसरी बात, एक बार हम पुनः शुरू में जाते हैं, एक बार शुरू में लाइए, बिल्कुल शुरू में ले आइए, बिल्कुल एक बार पुणे में 5 मिनट फिर दोबारा ले रहा हूं ताकि आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाए। शब्द की परिभाषा होगी। शब्द क्या है? शब्द वे हैं जहां पे वर्णों के योग से एक चीज की उत्पत्ति होती है, वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। शब्द कितने प्रकार के हैं आपके? ऊपर करिए थोड़ा सा, हाँ, शब्द कितने प्रकार के हैं? सार्थक और निरर्थक। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, शब्दों के बारे में पूछता है तो क्या होंगे? सार्थक और निरर्थक शब्द होंगे। 2 प्रकार के होंगे, सार्थक और निरर्थक शब्द होंगे। फिर दूसरी बात करते हैं, ऊपर करो, अब क्यों नहीं हो रहा हाथ से ये? शब्दों का वर्गीकरण हो गया, थोड़ा जल्दी जल्दी कर देना। शब्दों का वर्गीकरण हो गया। क्या है शब्दों के वर्गीकरण में? पहला शब्द का वर्गीकरण है इतिहास या स्रोत के आधार पर, दूसरा रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा आपका व्याकरणीय प्रकार्य के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया हुआ है बेटा। पहला आपका तत्सम है, दूसरा तद्भव है, तीसरा देशज है, चौथा विदेशज है, पांचवा संकर या दिश शब्द है। अभी तत्सम शब्द की बात करते हैं, संस्कृत वाले शब्दों की बात करते हैं। संस्कृत से जो बने हैं शब्द सीधे, वे क्या होंगे? तत्सम शब्द होंगे। तद्भव, ऊपर करिए, तद्भव क्या है? जो सीधे अपभ्रंश भाषाओं से निकलकर बने हैं वो क्या होंगे? तद्भव होंगे। इसके बाद बात करते हैं किसकी? देशज शब्दों की। जो देशज शब्द हैं वो आम भाषा के अंदर जो इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग, वो देशज हैं। विदेशज या आगत शब्द जो हैं दूसरी भाषाओं के योग से बने हुए हैं, विदेशज शब्द हैं। संकर या दिश शब्द जो हैं, संकर या दिश शब्द जो हैं वो क्या हैं? आपके जो 2 भाषाओं के योग से मिले हैं वो क्या होंगे? संकर या दिश शब्द होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? आपकी रचना या बनावट के आधार पे अगर हम बात करते हैं, रचना या बनावट के आधार पे आपके शब्द कितने प्रकार के हैं? एक मिनट रुकिए, ऊपर करिए, इसको थोड़ा सा ऊपर लाइए, और ऊपर करिए, और ऊपर करिए, और ऊपर करिए, और ऊपर करिए, हाँ, यहाँ थोड़ा नीचे करिए, ऊपर का दिखाइए मुझे, थोड़ा नीचे करिए, थोड़ा सा नीचे, हाँ। देखिए देशज शब्द हो गए। रचना या बनावट के आधार पर, थोड़ा पेज चेंज कर दीजिए पूरा। रचना या बनावट के आधार पे क्या हो जाएगा आपका? आपके रूढ़ हो जाएंगे, यौगिक हो जाएंगे, रोग रूढ़ हो जाएंगे। रूढ़ शब्द के बारे में हमने बताया कि जो भी शब्द अलग करने पर, टुकड़े करने पर जिनका अर्थ बिल्कुल बाकी ना बचे वो क्या होंगे? रूढ़ शब्द होंगे। यौगिक आपके क्या होंगे?
जिनको अलग अलग करने के बाद भी उनका मतलब बाकी रहे, उनके शब्द का अर्थ बाकी रहे, वो क्या होंगे? आपके यौगिक होंगे। इसके बाद जो योग रूढ़ आपका क्या था? योग रूढ़ में जहां दो शब्दों को मिलाने के बाद में, अर्थात ऐसा भी कह सकते हैं कि जहां पे रूढ़ शब्दों के योग से बनाने के बाद जब एक नए शब्द की उत्पत्ति हो जाए, वो क्या कहलाएगा? आपका यौगिक रूढ़ होगा। इसके बाद आपसे अरे बड़ी गड़बड़ है इसमें यार, यहीं रुको। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है? परिभाषिक शब्द या तकनीकी शब्द। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हमने खास कहा था, उसके बारे में दोबारा एक बार फिर हमें डिस्कस करना चाहते हैं कि परिभाषिक शब्द, तकनीकी शब्द में जो भी शब्द जिनकी भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के बारे में जो शब्द आते हैं, आपसे दे देता है संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, ये सारे शब्द क्या होंगे? आपके परिभाषिक शब्द होंगे। अर्ध तकनीकी शब्द जो वैज्ञानिक भाषा में यूज होते हैं, डॉक्टरी भाषा में यूज होते हैं, अध्यापक यूज करते हैं। जैसे हमने बोला कि इसका जो संस्मरण लेकर आइए, ये व्याकरण हम पढ़ रहे हैं, तो व्याकरण क्या है? जिसके पीछे बहुत सारी चीजें सुव्यवस्थित तरीके से रखी हो। व्याकरण शब्द कैसा होगा? व्याकरण शब्द क्या होगा? आपका तकनीकी शब्द होगा। फिर विकारी और अविकारी शब्द आ जाते हैं। तो कुल मिला के जो भी हमने इस शब्द के अध्याय में आप लोगों से बात करी है, उस अध्याय से एक छोटी सी बातों से आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जो चीज़ें हम गलतियां कर रहे थे बाकी चीज़ों में, वो गलतियां आगे नहीं करेंगे। आगे से इस चैप्टर्स को पढ़ने के बाद में आपके तकरीबन 20 से 25 नंबर मेरे हिसाब से क्लियर होने चाहिए। जो PDF है ये आपको इसमें साथ मिल जाएगी, वीडियोज मिल जाएगी। पैनिक ना हो, कोई भी चीज़ अगर आपको क्लैरिफाई नहीं हो रही है उसको कॉमेंट के माध्यम से बताएं, हम उसको दोबारा से रेक्टिफाइड करेंगे, उसको दोबारा से बताने की कोशिश करेंगे। अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।